प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कोल माइंस रेगुलेशन 164 ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरप्शन एंड अल्ट्रेशन ऑफ वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन का संबंधी रेगुलेशन है 164 ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरप्शन एंड अल्ट्रेशन ऑफ इन वेंटिलेशन गैलरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए 5 सब रेगुलेशन में ये बटा हुआ है। तो पहला सब रेगुलेशन है लेबल। लेबल आप समझ रहे हैं? जब कोई सीम एक इंक्लाइनेशन में है, फुल डीप में है, तो फुल डीप के पैरेलल, फुल डीप के परपेंडिकुलर जो गैलरी चलता है उसको लेबल कहते हैं। फुल डीप के परपेंडिकुलर गैलरी को लेबल कहते हैं। तो लेबल भी एक गैलरी हुआ। डीप गैलरी तो मेन डीप देख रहे हैं। इसके बाद ड्राइवेज कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट ड्राइवेज हो गया। उसकी ग्रेडियंट कुछ भी हो सकता है, ड्राइवेज। क्रॉस कट भी गैलरी है। एक्चुअली क्रॉस कट जब हम माइनिंग करते हैं तो वह गैलरी होता है जो फुल एपरेंट डीप साइड में चलता है। फुल डीप ज़्यादा ग्रेडियंट है तो उसमें हम एपरेंट डीप से करके कोयला निकालने के लिए शॉर्टकट हॉलेज रोड बनाते हैं, तो उसको हम क्रॉस कट कहते हैं। तो क्रॉस कट भी गैलरीज है, और रोडवेज, और कोई एयरवेज रोडवेज है। ये संबंधी, चूंकि ये वेंटिलेशन का रास्ता है, तो ये सारा 4 चीज लेबल, ड्राइव, क्रॉस कट, रोडवेज शैल नॉट इम्पेड एक्यूमुलेट डेब्रिज एंड मटेरियल्स। इसका मतलब है कि लेबल गैलरी में, कोई ड्राइवेज में, कोई क्रॉस कट में, और कोई भी एयरवेज, एयर रोडवेज में हम कोई बाधा या जमाव, चाहे वो मटेरियल का हो चाहे डेब्रिज का हो, नहीं करेंगे। पहला रेगुलेशन ये स्पेल करता है कि जिस गैलरी, ये सारी गैलरी लेटरल, ढेर सारा जब गैलरी रहेगा तो वेंटिलेशन में एयर क्वांटिटी बढ़ेगा फेस तक जाने के लिए, तो क्वांटिटी बढ़ेगा। लेकिन ई गैलरी में यदि ब्लॉकेज होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपको हवा कम जाएगा, माइंड रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। माइंड रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फेस तक हवा जितना हम पहुंचाते हैं उतना हवा पहुंचाने के लिए बिजली का ज़्यादा बिल लगेगा। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर 24 आवर्स चालू है, तो उस स्थिति में बिजली बिल बहुत भाग जाएगा। इसीलिए जितने जो गैलरीज हैं, आइदर वो लेबल, ड्राइव, क्रॉस कट, रोडवेज, उसमें कोई भी डेब्रिज, मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें ये रेगुलेशन देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है। एक क्लोज सर्किट वाले अंडरग्राउंड माइंस में ह्यूमन बीइंग्स फेस में काम कर रहा है, जहां पर हीट ह्यूमिडिटी सारा चीज बढ़ रहा है, और हीट ह्यूमिडिटी जब बढ़ रहा है तो वहां पर एडिक्वेट वेंटिलेशन हमको चाहिए। क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए हीट को डिसिपिटेट करने के लिए, ह्यूमिडिटी को और डस्ट को, ये सब डिसिपिटेट करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए चाहिए, या और गैसेज हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए चाहिए। तो सारे ये हवा एयरवेज जाएगा तब तो इसको ये बाधा, एक्यूमुलेशन, जमा हो, डेब्रिज का हो या मटेरियल का, ये तो ब्लॉक कर रहा है, उसको कम कर रहा है। तो ये तो प्राणवायु है। इसीलिए फर्स्ट रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपसे
मैं एक दृष्टांत देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। एक बार की बात है कि मैं खुदिया कोलियरी में मैनेजर के रूप में कार्यरत था। वो बहुत छोटा कोलियरी था, एयर शाफ्ट से उसका वेंटिलेशन होता था। वहाँ प्रोडक्शन कुछ कम था, कुछ डिसिप्लिन की भी कमी थी। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही हम टाइट किए, सारे यूनियन, सारा फ्रंट खुल गया। और पहला प्रॉब्लम था उसका कि वेंटिलेशन है ही नहीं, हवा है नहीं, आप कैसे आदमी को काम करने के लिए बोलते हैं, हवा कहाँ गया। इससे पहले जो चल रहा था 20 गाड़ी 25 गाड़ी रेजिंग हो रहा था, कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब हम फुल टाइम आदमी को एफोर्ट देने के लिए बोले तो ये सब समस्याएं आने लगी कि वेंटिलेशन नहीं है। हमने वेंटिलेशन सर्वे कराया, पूरा रिटर्न एयरवेज, इनटेक एयरवेज सभी को देखा, तो मैंने जो पाया वो बड़ा ही आश्चर्यजनक चीज़ है। आश्चर्यजनक ये चीज़ें हैं कि जिस एयर शाफ्ट से हवा निकलता है, उस एयर शाफ्ट के इर्द गिर्द बहुत सारे पुराना पेड़, बड़ का, पीपल का बाहर में लगा हुआ है, जंगल हो गया है। और उसके सारे शोर, उसके जड़ जो हैं वो उस शाफ्ट में इस तरह से जाल बनाए हुए हैं, इस तरह से जाल बनाया हुआ है कि यदि एक छोटा बच्चा या ये कोई छोटा आइटम फेंक दीजिए, वो बॉटम तक नहीं आएगा, वो उसमें फंस जाएगा। पूरा बिल्कुल थ्रो आउट शाफ्ट वो पेड़ के जाल और जड़ और शोर से एकदम ऐसे जाली बना हुआ है पूरा नीचे तक। अब सोचिए कितना बाधा है, कितना इम्पेड है, कौन मटेरियल है। ये ग्रेट प्रॉब्लम है। हम पंखा लगाए हुए हैं, पंखा चल रहा है, माइन रेसिस्टेंस कितना बढ़ गया उसके चलते। तो ये बाधा के बारे में हम आपको बताएं। अब बता रहे हैं उसके फ्लोर में। देखिए, जब कोई एयर शाफ्ट है तो उसके बॉटम में 4 गैलरी नहीं होता है, 6-7 गैलरी पैरेलल में हम रखते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा गैलरी होगा उतना इवैक्यूएशन अच्छा होगा, एग्जॉस्ट और अच्छा होगा और क्वांटिटी एयरवेज ज़्यादा टानेगा और वेंटिलेशन अच्छा होगा। तो चूंकि वो इंक्लाइन के नज़दीक में था एयर शाफ्ट, इंक्लाइन आउटक्रॉप से है था, तो जब भी बरसात हो तो उसी रास्ते से जाए और उसमें सिल्टेशन होने लगा। सिल्टेशन होते 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 वो 6 या 8 गैलरी था, वो 8 गैलरी फुल हो गया। किसी में 10 सेंटीमीटर, किसी में 1 मीटर, किसी में आधा मीटर स्पेस है। आप सोच सकते हैं कि हवा कितना बोटलनेक हो गया, कितना रेसिस्टेंस माइन का बढ़ गया। तो हम पंखा चलाने के बावजूद भी एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं कर सकते थे। तो इसको उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए एयर शाफ्ट है, ठीक है, एयर शाफ्ट है। और मान लीजिए यहाँ पर पेड़ बहुत सारा हो गया, इस पेरीफेरी में यहाँ पर पेड़ बहुत सारा हो गया, यहाँ पर पेड़ हो गया, यहाँ पर पेड़ हो गया, यहाँ पर पेड़, बहुत सारा पेड़ इसके ऊपर है। और ये यहाँ के बाद इसमें पंखा लगा हुआ है, पंखा यहाँ लगा हुआ। अब पंखा लगा हुआ, ये एग्जॉस्ट हो रहा है, इसमें जाल सा टोटल जाल सा जड़ जो है, इस पेड़ों का शोर पूरा शाफ्ट में भरा हुआ। अब आप बताइए इससे हवा कैसे जाएगा? कोई आदमी इसमें जा नहीं सकता। मैंने इसको गर्डर लगाया, गर्डर 2 गर्डर दे करके सेफ्टी बेल्ट लगा करके इसको कट करना स्टार्ट किया, कटवाया, इसको कटवा करके पूरा तब क्लियर किया। क्लियर, ये तब सब जड़ क्लियर हो गया तो इवैक्यूएशन होने लगा। अब नीचे का पोर्शन में जैसे मान लीजिए 1 गैलरी है ये, और 1 गैलरी है ये, और ये है फ्लोर,
ठीक है। इसका मान लीजिए 3 मीटर हाइट है, 3 मीटर हाइट, मात्र 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर ये इस तरह से सील्ट से भर गया है, इस तरह से भर गया, इस तरह से भर गया, इस तरह से भर गया। माने यहाँ हम जा नहीं सकते हैं, ये सील्ट यहाँ पूरा ऐसे ऐसे करके भरा हुआ है। अब जो हवा आ रहा है इसके पोर्शन से आ रहा है, यहाँ पर ऐसे भर गया है पूरा, कोई पोर्शन तो चाल भी पकड़ लिया। तो इस तरह से ये 2 गैलरी आपको हम दिखा रहे हैं सेक्शन में, लेकिन ये 6 गैलरी ही पूरा है मक। तो इसको मैंने कंटेक्चुअली लगा करके धीरे धीरे इसको क्लियर कराया। बालू, कोयला, डेब्रिज, ये एक्यूमुलेशन यहाँ से हट गया, ये हवा वेंटिलेशन हो गया। वेंटिलेशन जब मैं सर्वे कराता था तो सीधे वेंटिलेशन जंप कर गया, एडिक्वेट वेंटिलेशन हो गया, माइन का सोल्यूशन हो गया। अब बताइए, जिस माइन में माइनिंग एग्जीक्यूटिव, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, कंपिटेंट पर्सन, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, जिसका संडे हॉलीडे सारा इंस्पेक्शन हो, और ट्रू मैनर में यदि इस रेगुलेशन को हम नहीं पालन करेंगे तो इस तरह का पोजीशन हो जाएगा। ये रिमोट प्लेस में कोई इंस्पेक्शन करता ही नहीं है, जबकि लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है कि हर एयरवे, रिटर्न एयरवेज को 15 दिन में आपको इंस्पेक्शन करना है। क्लियर? ये रेगुलेशन के इंपॉर्टेंस के लिए ये बातें हम शेयर किए। दूसरा चीज है इम्पेड। आप जानते हैं कि फ्री गैलरी फ्री हो तो वेंटिलेशन अच्छा होगा। उसमें यदि कोई बाधा हो तो हवा जाएगा, उससे टकराएगा, ईडी करेंट होगा। एयर या फ्लूइड का स्ट्रीम लाइनिंग फ्लो नहीं यदि है, उसका रेनॉल्ड नंबर बहुत बढ़ गया। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है जिसके 20 से अधिक होने से वो हवा स्लगिश होता है। तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ गया बाधा होने से, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया और वेंटिलेशन कम हो गया। तो इसीलिए कोई भी बाधा, कोई भी एक्यूमुलेशन, कोई भी फॉरेन मटेरियल्स या डेब्रिज हम एयरवेज में नहीं रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है। कभी कभी रूफ फॉल से भी आपको ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी एयर क्रॉसिंग है, वहीं से रिटर्न एयर आ रहा है और उसके ऊपर में फंस गया, कोई इंस्पेक्शन नहीं करने जा रहा है, वहाँ पर बहुत छोटा एपार्चर रह गया तो वेंटिलेशन चौक हो गया। तो ये इस फर्स्ट रेगुलेशन का ये इंपॉर्टेंस है जो ये उदाहरण से हम आपको समझाएं। साथियों, इसके अलावा यदि वैसे वेंटिलेटेड गैलरी जहां एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं हो, नो एडिक्वेट वेंटिलेटेड गैलरी शैल बी फेंस्ड, क्योंकि उसको हम फेंसिंग कर देंगे तो कोई जो एडुकेट वेंटिलेटर है उसी में काम करेगा, उसी में आना जाना होगा। और जो अनएडुकेट वेंटिलेटेड गैलरी है जहाँ स्लगिश हवा जा रहा है तो उसको हम फेंस कर दें, वहाँ आदमी जाएगा ही नहीं, तो हीट, ह्यूमिडिटी, गैस आदि इफेक्ट से बच जाएगा। उसको फेंसिंग करना होगा या सील्ड करना होगा। क्लियर? तो ये दूसरा रेगुलेशन है। तीसरा रेगुलेशन है पर्सन अवेयर। आदमी जानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरफेरेंस, डिफिशियंसी ऑफ वेंटिलेशन क्या है। ऑब्स्ट्रक्शन माने बाधा, इंटरफेरेंस माने एक तरह से बाधा ही, और डिफिशियंसी ऑफ वेंटिलेशन क्या है। अब हम वेंटिलेशन सर्किट में बहुत सारे वेंटिलेशन डिवाइसेज हैं, उसको हम इंटरफेयर करें, रेगुलेटर को हम ऊंचा नीचा बढ़ा दें, गेट को खोल दें, तो हवा का सर्किट जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगा, शॉर्ट सर्किट होकर के निकल जाएगा और फेस में गर्मी आ जाएगी, फेस वेल वेंटिलेटेड नहीं रहेगा। इसीलिए तीसरा सब रेगुलेशन जो है वो सारे वर्कमैन के लिए है कि वो उनको अवेयर करना होगा कि वेंटिलेशन के जो डिवाइसेज हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन करें और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। डिफिशियंसी ऑफ वेंटिलेशन,
डिफिशियंसी ऑफ वेंटिलेशन भी वो समझेंगे कि कब डिफिशियंसी ऑफ वेंटिलेशन है। जहाँ पर ऐसी चीज़ों को समझेंगे तो उसको टेक ए स्टेप टू डू सो, इसको हटाने के लिए वो कोशिश करेंगे। और यदि नहीं हटे तो सीज वर्क इन्फॉर्म सुपीरियर्स, वर्कमैन जानेंगे कि हाँ एडिक्वेट वेंटिलेशन है। यदि नहीं है, पर्दा कहीं खुला हुआ है तो पर्दा लगाएंगे कि वहाँ हवा पहुँचे। और यदि उसके बाद भी नहीं हो तो अपने सुपीरियर को कहेंगे कि बड़ा सफोकेशन हो रहा है, हवा नहीं लग रहा है, वहाँ धुआं हो गया है, वहाँ पर हीट ह्यूमिडिटी हो गया है, वह फूम्स हो गया है। करेक्ट। इसके बावजूद यदि सुपीरियर वहाँ समझते हैं, माने ये समझने के बाद वो वर्क नहीं करेंगे, वर्क बंद कर देंगे और सुपीरियर को खबर करेंगे। सुपीरियर फिर उसको कोर्सिंग करके हवा बढ़ाएंगे। तो ये तीसरा सब रेगुलेशन है। चौथा सब रेगुलेशन, ऑफिशियल शैल विथड्रॉन ऑफ वर्कमैन अगेंस्ट डेंजर टू वेंटिलेशन। ऑफिशियल का मतलब हुआ क्या? ओवरमैन, मैनिंग, सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारे ऑफिशियल है। वो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि डेंजर है, डेंजर किस चीज से हो सकता है? इंटरप्शन से या स्टॉपेज से, कोई स्टॉपेज हो गया, बंद हो गया वेंटिलेशन, या इंटरप्शन 1 घंटा के लिए लोड शेडिंग हो गया है, कुछ हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए, फर्स्ट डिग्री माइंस है तो थोड़ा एफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड डिग्री माइंस है तो इन्फ्लेमेबल गैस भी बढ़ेगा, ब्लैक डैम भी अब गोफ से बाहर आ जाएगा यदि हवा बंद है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टॉपेज ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर है, चाहे इंटरप्शन, कोई बाधा आ गया, गैलरी गिर गया, धस गया, जिससे हवा चौक हो गया, तो इस केस में ऑफिशियल अपने वर्कमैन को ये वेंटिलेशन के चलते जो डेंजर हो रहा है, इसको अगेंस्ट में वो वर्कमैन को बाहर निकाल खदान से उठा सकते हैं कि उठिए, अभी यहाँ का प्रॉपर वे में हवा नहीं है। क्लियर? चौथा ये पॉइंट। पांचवा, नो पर्सन शैल अल्टर जनरल सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन एक्सेप्ट रिटेन ऑथराइजेशन ऑफ द मैनेजर। आप जानते हैं कि वेंटिलेशन फेस तक इंश्योर करने के लिए मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर चलाते हैं और विभिन्न वेंटिलेशन डिवाइसेज हम लगाते हैं। इनटेक और रिटर्न के बीच में बहुत सारे स्टॉपिंग होते हैं, कहीं कहीं ज़रूरत होता है तो गेट होता है, कहीं पर एयर क्रॉसिंग भी है, कहीं पर रेगुलेटर भी लगाते हैं, कहीं पे एक्जुलरी फैन भी लगाते हैं। ब्लाइंड हेडिंग में 4.5 मीटर फेस से जो है वहाँ तक हवा ले जाने के लिए हम सारे डिवाइसेज करते हैं। तो ये है सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन। तो जनरल सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन यदि बदल गया, चेंज हो गया, जैसे स्टॉपिंग टूट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या किसी कारण बस एयर क्रॉसिंग फंस गया, इनटेक और रिटर्न दोनों मिक्स हो गया, तो इस तरह से सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन यदि अल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया, तो नो पर्सन शैल अल्टर जनरल सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन। नहीं, कहने का मतलब वेंटिलेशन अप्लायंस में चेंजिंग पर्सन नहीं करेंगे। यदि उनको करना रहेगा तो मैनेजर ऑथराइज करेगा कि हाँ आप जाइए, इसको करिए, इस वेंटिलेशन को तोड़ दीजिए, इस वेंटिलेशन को तोड़िए, इससे दिक्कत हो रहा है, यहाँ ये सर्किट कीजिए। ये चीज़ लिखित रूप से रिटेन ऑथराइजेशन देंगे, तभी जा कर के वो वेंटिलेशन अप्लायंस या जनरल सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्लियर? रेगुलेटर है तो रेगुलेटर को कोई आगे पीछे नहीं बढ़ाएगा बिना मैनेजर के लिखित। यदि बढ़ाएगा तो 2 डिस्ट्रिक्ट में हवा जो चाह रहा है वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब सेफ्टी ऑफ पर्सन्स, यहां है सेफ्टी ऑफ पर्सन, इट में अल्टर रिटेन इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर।
किस इसके 5 सब रेगुलेशन के फर्स्ट पार्ट में ही बताया कि बिना मैनेजर के लिखित ऑथराइजेशन के कोई जनरल सेफ्टी ऑफ वेंटिलेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई अल्टरेशन नहीं होगा। अब अल्टरेशन होगा भी, वो केस है क्या, सेफ्टी ऑफ पर्सन। यदि पर्सन इन डेंजर है तो उस केस में अल्टरेशन करना है, और बिना मैनेजर के इंफॉर्मेशन से भी हमको अल्टरेशन करके आदमी को बचाना है, लेकिन उसके तुरंत बाद रिटेन इंफॉर्मेशन मैनेजर को देना होगा लिखित कि ये हो। तो ये 5वां रेगुलेशन अपने आप में ये है। कभी कभी ओरल में पूछता है कि कोई वेंटिलेशन में मेजर अल्टरेशन करना है तो उसके लिए क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो ये देना पड़ेगा। कोई अल्टरेशन करना है, अल्टरेशन कोई करने ही नहीं, कोई आदमी करे नहीं सकता है, और यदि करेगा तो मैनेजर का ऑथराइजेशन उसको चाहिए। और इन केस ऑफ इंडेंजर कोई पर्सन हो तो अल्टरेशन उस स्थिति में बिना मैनेजर के परमिशन के अल्टरेशन हो सकता है, लेकिन तुरंत बाद उसका रिटेन इन्फॉर्मेशन मैनेजर को दिया जाएगा। देखिए, ये बाधा और वेंटिलेशन का एयरवेज, उसका इंस्पेक्शन, ये सारा चीज ऑब्स्ट्रक्शन फ्री हो, इंटरप्शन फ्री हो, कोई अल्टर्ड नहीं हो, ये सारी चीज चेक करते हैं, गेट खुला हुआ नहीं हो। एक घटना इससे रिलेटेड आपको वेंटिलेशन से हम बताते हैं, अल्टरेशन से रिलेटेड। एक माइंस था नॉर्थ चियार सोल कोलियरी, कुरुस्तोरिया एरिया में है। उस कोलियरी में इनटेक और रिटर्न एक पिलर के दूरी पर था, नज़दीक में था। माइन बहुत बड़ा था, वेंटिलेशन फैन भी लगा हुआ था, बीच बीच में हर गैलरी में इनटेक और रिटर्न के बीच स्टॉपिंग है। लेकिन वेंटिलेशन डिफरेंस इतना था कि स्टॉपिंग के बीच में इनटेक और रिटर्न है, वेंटिलेशन डिफरेंस इतना था कि पिलर में लीकेज था, वो दिखता नहीं था। पिलर जो कोल पिलर है वो उसमें पोरस होता है, और वो कोयला पिलर फ्राइबल हुआ और उसमें ऑब्जर्व होता है धीरे धीरे एयर इनटेक से ऑब्जर्व हुआ, और वो रिटर्न साइड में स्लो करके स्लगिश करके वो आने लगा और पिलर फायर हो गया। इनटेक में पिलर फायर, रिटर्न में पिलर फायर, प्रोनेस ऑफ एक्सपोर्टेनियस हीटिंग है उस कोयला का, तभी हुआ। अब इस स्थिति में इनटेक और रिटर्न के बीच यदि फायर है तो पूरा माइंस, इनटेक में है तो पूरा माइंस में चल जाएगा, रिटर्न है तो फिर वो फैन तक जाएगा गर्म हवा, CO फायर। पहले हीटिंग हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, इसके बाद ब्लेजिंग फायर जहाँ तहाँ मिलने लगा, उसको हम लोग हटाए, CO लेकर के फेस में, वर्किंग फेस में भी CO हो गया। उसको सीमेंट छिड़काव किए पिलर में, सीमेंट छिड़काव करने के बाद सीमेंट गोनाइटिंग जिसको कहते हैं वो किए, पंप से सीमेंट का छिड़काव किए। इसके बाद सीमेंट इंजेक्शन होल करके उसमें प्रेशर से इंजेक्शन दिए, तो पिलर में इंजेक्शन दिए सीमेंट, इस तरह से करके चलाए। इसके बावजूद भी फायर हो जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पिलर फायर। हम लोग रिटर्न एयरवेज को बराबर इंस्पेक्शन करते थे। अब प्रश्न उठ गया कि इसका परमानेंट इलाज क्या है। परमानेंट इलाज है कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर आप हटा ही नहीं सकते हैं। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर यदि बदलना हो, हटाना हो, तो आपको पूरा उसके लिए वेंटिलेशन सर्वे करना पड़ेगा और DGM से परमिशन लेना पड़ेगा। तो उस स्थिति में जब हार पार करके 1-2 साल चला और पिलर फायर रुके नहीं, तो CMPDI अदर एजेंसी से वो वेंटिलेशन सर्वे, प्रेशर सर्वे हुआ। दोनों के बीच में, इनटेक और रिटर्न के बीच में हैवी प्रेशर डिफरेंस था, और जिसका रिकमेंडेशन आया कि आप ये दोनों को इनटेक बनाइए और रिटर्न दूसरे साइड से करिए। तो मैंने मैकेनिकल वेंटिलेटर को हटाना पड़ा, अल्ट्रेशन करना पड़ा, पूरा सर्किट को, जो रिटर्न था उसको इनटेक करना पड़ा।
तब जाकर के वेंटिलेशन प्रेशर का जो डिफरेंस था वो कम हो गया, दूर हो गया। इसीलिए रेगुलेशन में लिखा है कि ये इनटेक और रिटर्न के बीच में मिनिमम कितना दूरी होना चाहिए, ये मेंशन किए हुए हैं, बल्कि मिनिमम दूरी मेंशन किए हुए, और ज़्यादा होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस हीटिंग के प्रोनेस यदि है तो वो ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज पिलर फायर होगा। तो ये सब घटनाएं हैं ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरप्शन एंड अल्टरेशन। अल्टरेशन का एक उदाहरण मैंने आपसे शेयर किया। मैं समझता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो अपने साथियों को भी इन्फॉर्म कीजिए। ये फ्री का माइनिंग क्लासेज हैं और आप माइनिंग विद्या चैनल यूट्यूब पर शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।